नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई और वजहों से भी हंगामा बरपा हुआ है। इनमें से एक है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 9 मई को हुई गिरफ्तारी के बाद के हालात। इमरान खान लगातार पाकिस्तान की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार और पाकिस्तान की सेना के निशाने पर हैं। चर्चा जोरों पर है कि इमरान खान और उनकी पार्टी को दहशतगर्द यानी कि आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये भी अपने आप में पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि एक विपक्षी दल को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अंतरिम सरकार ने इमरान खान के लाहौर के जमा पार्क निवास में छुपे 30 से 40 लोगों को आत्मसमर्पण के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इमरान खान के निवास के बाहर की आज शाम की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार ने यहां पर छुपे हुए 30 से 40 इमरान समर्थकों को आतंकवादी बताया है जिन्होंने इमरान के घर में शरण ली हुई है। पंजाब के अंतरिम सूचना मंत्री आमिर मीर का दावा है कि जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान सेना के ठिकानों पर हमला किया वो लगातार जमा पार्क में मौजूद पीटीआई के नेतृत्व के संपर्क में थे। ये सभी 24 घंटे में पुलिस के सामने समर्पण कर दें वरना कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है पुलिस ये तंत्र और बल लेकर के घर के अंदर घुस जाए और कार्रवाई करे। उधर इमरान ने आशंका जताई है कि इस बार उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक बार फिर से ये वही घर है जहां मार्च के महीने में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन इमरान समर्थकों के कड़े विरोध के चलते पुलिस की योजना धरी की धरी रह गई। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कैंपस से इमरान खान को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के नाराज समर्थक पाकिस्तान के तमाम शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर उतर आए थे। इस दौरान पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार प्रदर्शनकारी रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में घुस गए थे और उन्होंने लाहौर में कोर कमांडर का घर जला दिया। पाकिस्तान सेना ने फौजी ठिकानों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात भी कही है। सेना इन लोगों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जैसे सख्त कानूनों के तहत कार्रवाई करेगी। इन कानूनों के तहत मौत की सजा और उम्र कैद तक हो सकती है। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में मंगलवार को एक स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि फौजी ठिकानों पर हमला करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उधर इमरान खान का यह कहना है कि उनकी पार्टी के लोग किसी भी तरह की हिंसा में और आगजनी में शामिल नहीं थे, बल्कि ये उनकी पार्टी के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने आज तक हिंसा भड़काने को बढ़ावा नहीं दिया है। ये किसने किया है? अगर इसकी सही तहकीकात हो जाए तो पता चल जाएगा इस साजिश के पीछे कौन था, कौन उसको इस्तेमाल करना चाहता था एक पूरी पार्टी को बैन करने के लिए, कलादम करने के लिए। इमरान खान का आरोप है कि उनकी पार्टी 7,500 से ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान सरकार ने देश की अलग अलग जेलों में डाल दिया है। इमरान का यह भी आरोप है कि उनकी पार्टी की कई महिला कार्यकर्ताओं को बड़े ही बर्बर तरीके से गिरफ्तार किया है और जेलों में डाल दिया गया। उसने औरतों को पकड़ लिया है, कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। यानी जिस तरह औरतों से बदतमीजी हुई है ये कब हुआ है यहां इस मुल्क में? और फिर यानी घरों में जाना, रात को सारा घर तोड़ देना, औरतों से धक्के दे रहे हैं औरतों को। शेरिया अफरीदी की बीवी को भी साथ पकड़ के ले गए, फिर एक जगह से छुट्टी है शीरीन मजारी दूसरी जगह पकड़ लेते हैं। यानी ये क्या हो रहा है? ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैलाई जा रही हैं। ये तो जान की ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूं, घिनौना ख्वाब, जिसके अंदर एक मुल्क की तबाही देख रहा हूं सामने। ये कौन सा मुल्क इजाजत देता है अपनी इस तरह की तबाही करने के लिए सिर्फ इन चोरों की खातिर? तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो अपनी आंखों के सामने एक घिनौना स्वप्न देख रहे हैं जिसमें उनके देश की तबाही हो रही है। उनका यह भी कहना है कि ये पूरी साजिश उनकी पार्टी पीटीआई को खत्म करने के लिए की जा रही है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस स्ट्रैटेजी से कोई एक सबसे बड़ी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो पार्टी इसलिए नहीं खत्म हो सकती। जरा फिर से ये देख लें, जिस पार्टी के पास 70% उसकी मकबूलियत हो मुल्क में, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। लोग भी छोड़ दें, लोगों को जो भी कहें उनको छुड़वा भी दें कि जी हम नहीं जा रहे, प्रेशर डाल के
उससे पार्टी नहीं खत्म होने लगी, पार्टी का टिकट फिर भी जीतेगा। ये जो रास्ता है ये तो पाकिस्तान की तबाही है। और सिर्फ ये जो बाकी पीढ़ी है, जो रेलू कटे हैं, जिनका ना वोट बैंक है ना कुछ है, जो मजे ले रहे हैं इक़्तिदार के, ये सिर्फ और सिर्फ ये इनकी कोशिश ये है कि फौज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ाया जाए। ये है साजिश। मुझे डर ही है कि इसका बहुत बड़ा बैकलैश आने वाला है, जो हमारे मुल्क को मजीद और नुकसान पहुंचाएगा। अभी तक कोई जो बात नहीं कर रहा, सरकारी बिल्डिंग्स की बात कर रहा है, और मैं जब हमने इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन फौरी बनाई जाए, क्योंकि हमारे पास अब सबूत आ गए हैं। हर जगह हमें लोग नजर आए जो हमारी पार्टी के नहीं थे, जिनके पास बंदूकें भी थी, पिस्टल भी थे, जो आगे आगे कह रहे थे कि अटैक करो कोर कमांडर हाउस। मियाँ वाली के लोग इतने खुश थे, वो जो हमारा जहाज चौक जैसे कहते थे, वो किससे जलाया? वो तो सारे एक मेरा कारकुन कह रहा है कि जब उनको पता चला उन्होंने रोकने की कोशिश की। कोई नामालूम अफराद थे, इसमें तहकीकात होनी चाहिए। इस मामले में हमने बात की पाकिस्तान के जंग ग्रुप से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार खालिद महमूद खालिद से, और इत्तेफाक से इनका घर जमा पार्क लाहौर में, जहां पर यह कार्रवाई हो रही है, उससे बहुत करीब में ही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। लाहौर के इलाके ज़मान पार्क में आज पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई। वहाँ पे आने वाले तमाम रास्ते जो हैं ज़मान पार्क को वो बंद कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पे जो लाहौर की माल रोड है, वहाँ से जो नहर के जितने भी रास्ते हैं ज़मान पार्क को जाने वाले, उन पर कंटेनर लगा दिए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ पे लगा दी गई है। जिस तरीके से 9 मई को लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़ौजी बिल्डिंग्स और तनसीबात पर अटैक किए गए, इसी तरह पूरे मुल्क में जो हंगामा राई हुई, फ़ौज की तनसीबात पर हमले किए गए, उनको आग लगाई गई, GHQ पे जो अटैक किया गया, उसके जो मुल्ज़मान हैं वो ज़मान पार्क में छुपे हुए हैं। और इन मुल्ज़मों की गिरफ़्तारी के लिए इमरान खान को नोटिस भी दिया गया था कि इनको पंजाब हुकूमत के हवाले करें, क्योंकि ज़मान पार्क में इमरान खान का घर है और वो बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों से आए हुए सैकड़ों लोग जो हैं वो पनाह लिए हुए हैं। लाहौर के कोर कमांडर हाउस और दूसरी फ़ौजी बिल्डिंग्स जो हैं उन पे जो भी अटैक हुए वो उन्होंने किए, यानी तहरीक इंसाफ के जो पार्टी वर्कर हैं उन्होंने वहाँ पे अटैक किए। आपने देखा होगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि सेहत की वज़ीर भी रही हैं पंजाब में, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा था कि सब लोग, ख़वातीन ख़ास तौर पे, कोर कमांडर हाउस में जमा हों और वहाँ पे मुज़ाहरा करें। इसके साथ साथ इमरान खान की बहनें जो हैं वो भी कोर कमांडर हाउस में मौजूद थीं और वहाँ सारी निगरानी कर रही थीं। अब फ़ौज ने बाकायदा तौर पे ये प्लान कर दिया है कि इमरान खान की जो ये पार्टी को हदायत थी वर्कर्स को, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएँ। इसके बाद जब अगर फ़ौजी अदालतों में ये मुकदमात चलते हैं तो इमरान खान को बड़ी से बड़ी सज़ा भी हो सकती है और उनकी जमात जो है उस पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। आइए अब रुक करते हैं एक और खबर का। कोरोना के दौर में दुनिया में कई बदलाव देखने को आए। इनमें से एक बड़ा बदलाव काम से जुड़ा हुआ था। लॉकडाउन में जब लोगों पर घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई तो कंपनियों के सामने एक दिक्कत आ गई कि भाई लोगों से काम कैसे कराएं। ऐसे में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर में से ही काम करने की इजाजत दे दी, जिसको वर्क फ्रॉम होम कहा जाने लगा। ऐसा करने से कई कंपनियों का काम नहीं रुका और अच्छा हो गया। खास तौर पर सॉफ्टवेयर कंपनियों का, लोगों को घर बैठे नौकरी मिल गई, खर्चा बचने लगा। इसके बाद तो ये परिपाटी चल ही निकली। कई कंपनियों ने कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी इसे बनाए रखा। भाई खर्चा कम, सैलरी कम देनी है, आप ये बोल सकते हैं कि घर ही में तो हो, इतने में कर लो। कर्मचारियों को भी ये रास आया कि कहीं जाना नहीं है, न धूल धक्कड़, घर में बैठे आराम से उठे, एक कॉल है, सोते सोते यूं कॉल ले ली, वो वीडियो बंद करके सब कुछ चल रहा है। किसी को भीड़ में नहीं जाना था, दफ्तर जाने का झंझट खत्म। उधर कंपनियों को भी ये फायदा हुआ कि उन्हें बड़े बड़े दफ्तरों की जरूरत नहीं रही। कई कंपनियों ने किराए पर लिए गए अपने दफ्तर छोड़ दिए और अपना वित्तीय बोझ कुछ हद तक कम किया। दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां इनमें से सबसे आगे रही हैं। और भी कई कंपनियां जहां कर्मचारी कंप्यूटर पर ही काम करते हैं, उनमें से कई इसी तरीके को अपना रहे हैं और कई जगह ये अभी भी जारी है, जबकि कोरोना अब डिक्लाइन पर है।
लेकिन इस बीच दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें वो वर्क फ्रॉम होम पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वैसे टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर जैसी नामी कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क दुनिया के अमीरों में कभी नंबर 1 हो जाते हैं तो कभी दूसरे या तीसरे स्थान पर आ जाते हैं। एक अमेरिकी टीवी चैनल के दिए हुए एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने क्या कहा, आइए आपको जरा वो स्क्रीन पर दिखाएं। वो कहते हैं, मैं सोचता हूं कि घर से काम करने का विचार मेरी एंटरनेट के इस फर्जी उदाहरण जैसा है। उन्हें केक खाने दो। एलन मस्क आगे कहते हैं कि यह बिल्कुल भी उत्पादक नहीं है। मैं इसे नैतिक तौर पर गलत मानता हूं। इससे उन कर्मचारियों में गलत संदेश जाता है जिनके पास दूर से बैठकर दफ्तर का काम करने का विकल्प नहीं है, जैसे फैक्ट्री के कामगार या अन्य जरूरी कर्मचारी। इलॉन मस्क ने घर से काम करने वाले टेक वर्कर्स के लिए कहा कि वो लैपटॉप क्लासेस लिविंग इन अ लाला लैंड, यानी वो लैपटॉप क्लास जो एक सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। मस्क के बयान पर आगे चर्चा करने से पहले ये आपको बता दें कि जिस मैरी एंटोनेट का एलॉन मस्क जिक्र कर रहे हैं, वो फ्रांस की क्रांति के दौर में फ्रांस की रानी थी और फ्रांस में राजशाही का खात्मा होने के बाद उन्हें गद्दी से उखाड़कर सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दे दी गई थी। उनके नाम से ये कोटेशन इतिहास में चल गया है, जिसमें कहा गया है कि जब उनके सामने जनता के इतना गरीब होने का बात जब रखी गई तो उन्होंने कहा था कि ब्रेड भी नहीं खरीद सकते हैं तो उनको कहिए कि वो केक खा ले। मतलब मजाक उड़ाया उन्होंने। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये जो बात है ये कोटेशन मैरी एंटोनेट का नहीं है, लेकिन इतिहास में चल गया तो चल गया। खैर, मुद्दे पर आते हैं। साफ है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क नहीं चाहते हैं कि लोग घर से बैठ करके काम करें। उनका मानना है कि इससे काम में उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी नहीं आती, यानी वर्क फ्रॉम होम प्रोडक्टिव नहीं है। मस्क हमेशा से कर्मचारियों के दफ्तर में ही काम करने की नीति के समर्थक हैं और वो अपनी कंपनी टेस्ला के कर्मचारियों से भी कह चुके हैं कि वो हर हफ्ते कम से कम 40 घंटे दफ्तर में काम करें। अब इसी से जुड़ा हमारा सवाल यह है कि मस्क जो दावा कर रहे हैं वो क्या वाकई सही है। इसके लिए हमने कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम को लेकर दुनिया में हुई कुछ रिसर्च और सर्वे को देखा। दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी MIT ने कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम के चलन पर एक स्टडी की। MIT द्वारा अपने ही कैंपस में की गई एक स्टडी के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम के कारण कर्मचारियों के आपसी रिश्तों और टीम वर्क पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिससे क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता घटी है और इनोवेशन यानी कि कुछ नया करने की प्रवृत्ति वो भी कम हुई। हालांकि इस स्टडी में हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी गई, क्योंकि कुछ काम वर्क फ्रॉम होम के तौर पर भी हो, क्योंकि इससे कर्मचारियों को भी काफी राहत मिलती है। कोरोना के बाद छपी हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम काम करने का एक नया चलन है जो अब बना रहेगा। आप उसको एकदम से खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम हफ्ते में 1 से 3 दिन ही होना चाहिए। यह नहीं कि कर्मचारी जो है वो घर ही में बैठा हुआ है, पूरी तरह नहीं होना चाहिए। इससे कुछ दिन लोगों को आने जाने का समय बचेगा और वो घर से शांति में पूरा मन लगाकर काम कर पाएंगे। बाकी दिन दफ्तर में लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे ताकि उनको पता चले कि कौन कहां है, लोगों से एक रैपो बना रहेगा। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों को दी गई सुविधा है, उनका अधिकार नहीं। फोर्ब्स में छपी हुई एक रिपोर्ट है। आउल लैब्स की एक रिसर्च में कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड काम करने वाले कर्मचारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से 22% ज्यादा खुश थे और उन्होंने लंबे समय तक नौकरी भी की। उनमें तनाव भी कम दिखा और वो दफ्तर के मुकाबले वो ज्यादा मन लगाकर अपना काम कर रहे थे। फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट में अर्गट्रॉन 1000 फुल टाइम कर्मचारियों का सर्वे किया। 88% कर्मचारियों ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम से उनका जॉब सेटिस्फैक्शन यानी कि काम की संतुष्टि बढ़ी है। 56% ने कहा कि उनकी मानसिक सेहत और वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर हुआ है। इस मुद्दे पर टीम लीज सर्विसेज के वाइस चेयरमैन मनीष सबरवाल की क्या राय है, आइए वो जानते हैं।
देखिए, वर्क फ्रॉम होम एक चाकू की तरह है। कोई पागल आदमी चाकू से कत्ल भी कर सकता है, लेकिन डॉक्टर चाकू से तो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम की जो पिछले 2 साल में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे कोविड की वजह से या उसके बाद दूर काम करने की वजह से रिमोट वर्किंग, उसके अब्यूज भी हुआ है। बहुत लोगों ने ये एडवांटेज लिया है, लेकिन बहुत लोग जो ट्रेडिशनली लेबर फोर्स में नहीं थे, जैसे विमेन, पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई है। नहीं तो हर आदमी बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर थोड़ी भाग के आईटी के काम कर सकता है, लेकिन अब लोग पटना, कानपुर, लखनऊ से भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन ट्रेडिशनल या लेबर मार्केट आउटसाइडर्स को वर्कफोर्स में लाने के लिए। हर आदमी पहले पैंडेमिक से पहले 5% लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, अब 15-20%। जो लोग कह रहे थे कि 80-90% वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वो तो होगा नहीं। और लोग भूलते नहीं है काम करना, और अगर भूल जाते हैं फिर से सीख जाएंगे। तो मैं उसी जहां से शुरू किया था कि वर्क फ्रॉम होम अच्छी चीज, बुरी चीज नहीं है, दोनों हो सकती है। और हर कंपनी और हर एम्प्लॉय को ये सोचना पड़ेगा कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि 3 दिन ऑफिस में करें या 3 दिन घर में करें या 1 दिन घर में करें या 5 दिन ऑफिस में करें। ये तो हर आदमी और हर कंपनी को अपने स्पेसिफिक सिचुएशन में सोचना चाहिए। सो जैसे चाकू होता है, अच्छा बुरा नहीं होता, उसके अच्छे बुरे यूजेस होते हैं। वर्क फ्रॉम होम ऐसा ही है। इस मुद्दे पर हमने एक और जानकार सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह की भी राय जानी। इनका ये कहना कि नैतिक छलावा है, मैं थोड़ा सा इसमें एक ही अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि कुछ ऐसे रोल्स पाए गए हैं जहां पर कि वर्क फ्रॉम होम का मॉडल काफी हेल्पफुल है। वो रोल्स को पाया गया है कि उसमें कोई प्रोडक्टिविटी की कमी नहीं हुई है, कोई एफिशिएंसी की कमी नहीं हुई है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि आप किसी का काम कहीं पर भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे समय में आई थिंक ये सोचना कि लोग इसका एक दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस पे। बट हाँ, मेरा खाली इस पे कंडीशन एक ही है कि हमें ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे रोल्स हैं जिसको कि हम वर्क फ्रॉम होम से अलाउ कर सकते हैं, वो करना। और मेरा ये भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि संस्थाओं ने किसी एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवाया है। शुरू में ये जरूर हुआ था, जब पैंडेमिक एक बिल्कुल ही नया सा चीज आया था सबकी जिंदगी में, तब बहुत ही ज्यादा उस समय थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया था सारा सिस्टम। बट जैसे धीरे धीरे समय बीता है, मुझे लगता है कि ये मॉडल कहीं ना कहीं काफी सेटल कर गया है। और आज की तारीख में मैं तो ये मान के चलता हूँ कि छोटे छोटे शहरों में अगर आज एचआर वाले लोग जाके रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आपको शायद ज्यादा पैसा दे रहे होंगे अगर आपके पास हुनर अच्छा है। तो ये बात आ जाती है कि आपके पास क्या स्किल है, और उस स्किल के लिए मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में कंपनी शायद कुछ भी पैसा देने को तैयार है। और ये नहीं एक कंडीशन रख रही है कि आप कहाँ से काम कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज जब तक उनको काम का पूरा मिल रहा है, जो रिजल्ट उनको चाहिए। तो ये अब कुछ रोल्स के लिए, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कुछ रोल्स के लिए अब शायद ये बात काफी पुरानी हो गई है कि इसको वर्क फ्रॉम होम करना या वर्क फ्रॉम ऑफिस करना। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं और कुछ कर्मचारियों ने हमें बताया है कि पहले तो हायर कर लिया वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से कि कम तनख्वाह लो, ऑफिस थोड़ी आना है। कर्मचारी आ गया और अब कोरोना खत्म हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि अब ऑफिस आओ, तो वो कह रहा है कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ाइए। इस तरीके की बातें भी सुनने में आ रही हैं। खैर, बहस जारी रखिएगा। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016, 2020 और हिंडनबर्ग की जांच के बीच घालमेल के लिए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग केस की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने एक बार फिर मांग उठाई कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2016 से जो जांच की है उसमें क्या निकला है ये बताएं। इस पर सेबी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति जताई और मुख्य न्यायाधीश ने भी इसी बात पर मुहर लगा दी। दरअसल याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि सेबी से 2016 और 2020 में की गई जांच पर एक रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। प्रशांत भूषण ने अदालत में 2021 में संसद में दिए गए वित्त मंत्रालय के जवाब को भी रखा। इस बात पर तुषार मेहता ने कहा कि 2016 के मामले का हिंडनबर्ग की जांच से कोई लेना देना है ही नहीं।
मेहता ने कहा कि 2016 से कुछ भी उठाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से नहीं जोड़ा जा सकता। 2016 का मामला बिल्कुल अलग था और इसका हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। साल 2016 में सेबी ने जिन 51 भारतीय कंपनियों की जांच की थी, उनमें से कोई भी अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं थी। तुषार मेहता के जवाब पर प्रशांत भूषण ने जब फिर सवाल किया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने प्रशांत भूषण से कहा, हम यहां पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बहस कर रहे हैं और 2016 की जांच ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और 2020 की जांच मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़ी हुई है। हिंडनबर्ग केस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए समय चाहिए, लिहाजा इस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये कमेटी आगे भी विचार करती रहेगी और कोर्ट की सहायता करती रहेगी। इससे पहले हिंडनबर्ग केस की जांच कर रही सेबी को कोर्ट ने जांच के लिए 3 और महीने दे दिए हैं। कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सेबी मामले की जांच के लिए 6 महीने की अतिरिक्त मोहलत चाहती थी, वक्त चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप स्टेटस रिपोर्ट पेश कीजिए, आगे समय देना होगा या नहीं देना होगा ये हम 14 अगस्त को विचार कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।